वेलकम बैक। ये हमारा इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्विस सेक्टर वाला जो चैप्टर है वो। तो पहला टॉपिक है हमारा धर्मशाला डिक्लेरेशन। धर्मशाला डिक्लेरेशन का किससे संबंध है? तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज कराई थी, अभी इसने डिक्लेयर की है धर्मशाला डिक्लेरेशन। तो इसका एम क्या है? हमें इंडिया को क्या है 2047 तक 2047 तक वर्ल्ड लीडर बनाना है टूरिज्म के सेक्टर में। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? टूरिज्म से रिलेटेड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म ने इसको अभी किया है, इस डिक्लेरेशन को दिया है। तो 2047 तक वर्ल्ड लीडर इन टूरिज्म। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। प्रसाद स्कीम और स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी रिसेंटली क्या है, एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म रिलीज की गई है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको रिलीज किया है, जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म को पे फोकस रहेगा। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, मिनिमम डिस्टर्बेंस इकोलॉजी को हमें मिनिमम डिस्टर्बेंस करनी है, जिससे जो पॉजिटिव ग्रोथ है हमारी बढ़ सके, पॉल्यूशन कम हो। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म क्या कहती है कि हमें एक नेशनल बोर्ड ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक नेशनल बोर्ड ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म बनाने पे बात चल रही है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म ने कहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म बनाया जाएगा, जिसको हेड करेगा जो टूरिज्म मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है, वो इसको हेड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज युवा टूरिज्म क्लब। युवा टूरिज्म क्लब, ठीक है, तो सीबीएसई कह रही है कि वो युवा टूरिज्म क्लब बनाएगी स्कूलों में। ठीक है, स्कूल्स में सीबीएसई युवा टूरिज्म क्लब बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके, टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलके। नेक्स्ट टॉपिक इज क्राफ्ट विलेजेस। तो क्राफ्ट का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड है। देन इसको क्या है, टेक्सटाइल का प्रमोशन किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल का प्रमोशन किया जाएगा टूरिज्म के साथ। ठीक है, तो लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म, टूरिज्म को टेक्सटाइल से लिंक किया जाएगा, इसको आपके स्टडी की तरह मेंशन कर सकते हो। देन तिरुपति आंध्र प्रदेश को में क्राफ्ट विलेजेस डेवलप किए जाएंगे। एंड वाडाज गुजरात में इसको डेवलप किया जाएगा। 2-3 नोट दिए हुए हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है? ये फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सब ई कॉमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है, दूसरा मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल होता है। तो इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? ऐसा मॉडल, ऐसी कंपनीज जो कि खुद का जिनका प्लेटफॉर्म भी है, जिनका ऐप भी है, जिनकी वेबसाइट भी है, जिनकी खुद की वेबसाइट है और खुद ही वो सामान बेचती है, जैसे कि ग्रोफर थी, जिसको अभी बदल के नाम ब्लिंकिट कर दिया गया है। तो ई कॉमर्स कंपनी जिनका खुद का प्लेटफॉर्म है, उनको इन्वेंट्री कंपनी बोला जाता है, इन्वेंट्री मॉडल के अंदर आती है वो। एग्जाम्पल इसका ग्रोफर या फिर ब्लिंकिट है। दूसरा है मार्केट प्लेस मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल में क्या है, वो मार्केट की तरह काम करती है एंड जो डिजिटल स्पेस में मार्केटिंग की तरह काम करती है, जो की लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन बायर एंड सेलर। तो यहां से हम, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे सेलर भी होते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं, अमेजन से भी क्या है हम खरीद लेते हैं। तो अमेजन और ये फ्लिपकार्ट क्या है, ये एक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में 100% अपडेट अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में। तो ये इन्वेंट्री मॉडल में नहीं अलाउड है एंड इसमें कुछ लेस अलाउड है। 100% अपडेट है वो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में अलाउड है, मार्केट वाले में। ठीक है, इसमें कंपटीशन होगा ना। ठीक है, देन फेक रिव्यू एंड मिसलीडिंग रिव्यू किया जाता है कुछ प्रोडक्ट का, वो अभी कंज्यूमर राइट का वायलेशन होता है। फेक रिव्यू एंड मिसलीडिंग रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट का लिखा जाता है इन पे, तो वो कंज्यूमर राइट का वायलेशन माना जाता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 2019, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओपन ओएनडीसी बना रहा है। तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स अभी कैसे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बहुत सारी और कंपनीज भी हैं। तो उन सब की जरूरत न पड़ते हुए एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ऐप जिसमें क्या है, ये सब सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी भी हो, एक में ही बहुत सारी कंपनी भी हो और बहुत सारे बायर भी हो। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको डेवलप कर रहा है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एंड ये इसको सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर इसको रजिस्टर किया जाएगा। इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर सेंट्रल इंटरमीडियरी, जो कि फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये सेंट्रल इंटरमीडियरी की काम कर रही है, उसको ये नीड को खत्म कर देगा। तो इसके लिए प्रमोटर का काम कर रहे हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, वो इसके इस प्रोजेक्ट में एज ए प्रमोटर का काम कर रहे हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल डेमोक्रेटाइज एंड डिसेंट्रलाइज द ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर देगा एंड
क्योंकि एक ही ऐप में सबको असेस मिल पाएगी, इक्वल असेस इसमें मिलेगी। एंड जो स्मॉल दुकान वाला है वो भी इस पे रजिस्टर कर पाएगा, तो क्या है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी एमएनसीज क्या है माल प्रैक्टिसेस करती है, खुद को ही वो प्रेफरेंस देती है, तो उसको क्या है वो एलिमिनेट हो जाएगी सारी। इट विल गिव चॉइसेस देगा कंज्यूमर के लिए, और ज्यादा चॉइसेस मिलेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट एक पे आ जाएंगे, तो बहुत सारी कंपनीज है। इट विल बी मोर इंक्लूसिव, असेस टू ऑल, सबको असेस प्रोवाइड करेगा। इसके बेनिफिट क्या है, इट विल एंड मोनोपोली जो बड़ी कंपनीज की मोनोपोली खत्म कर देगी। तो इट विल शिफ्ट फ्रॉम ऑपरेशन सेंट्रिक मॉडल टू प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। इट विल लीड टू फॉर्मलाइजेशन, तो स्मॉल दुकानदार है वो भी इस पे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा इसका, इससे तो डिजिटल इकोनॉमी में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको इक्वल से मिल रहा है, तो वहां पे देन ग्रोथ बढ़ेगी, इससे इंक्लूसिव होगा, ये मोर पार्टिसिपेटिव होगा। नेक्स्ट इज टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर इंडिया का है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया में, ठीक है। तो हमारी जो टेल डेंसिटी कितनी है वो 90% से ज्यादा है। टेल डेंसिटी कितनी है, 90% से ज्यादा है। 70 करोड़ भारत में क्या है इंटरनेट यूजर है, 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर है, और 117 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर है। 117 करोड़ है, 117 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर है। एजीआर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 100% अलाउड की गई है एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर में, 100% एफडीआई अलाउ की गई है ऑटोमेटिक रूप में। नेक्स्ट टॉपिक इज गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन ने डेवलप किया है। इसको बना रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन ने, डेवलप किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ, इसको डेवलप किसने किया है, एमपी का स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है। एंड ये किसके अंडर काम करे, किसका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन का तो है ये, इट इज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन, बट इट इज डेवलप्ड बाय एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलप्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। काम क्या है, इट विल गिव सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल देगा इसमें। जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें केबल्स वगैरह होती है, उनको रास्ते की जरूरत होती है, तो ये प्रोवाइड करेगा, इसमें रास्ता प्रोवाइड करेगा, राइट ऑफ वे का अप्रूवल दिया जाएगा इसमें सेंट्रलाइज्ड गति शक्ति संचार पोर्टल में। तो राइट ऑफ वे क्या होता है, इट विल प्रोवाइड राइट ऑफ वे। तो राइट ऑफ वे क्या होता है, इट इज राइट ऑफ अप्रूवल होता है, तो इट इज द लीगल राइट होता है ये फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड परमिशन टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो उनको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन और परमिशन इससे मिल जाती है, एंड जैसे कि बिछाना पड़ता है ना केबल वगैरह, तो उसके लिए। देन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है एक, जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में क्या है, जो यूनिवर्सल सर्विस इसने बनाया है एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया है इसने, यूएसओएफ ने क्या है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया है। एंड ये किसके लिए, आर&डी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा टेक्नोलॉजी सेक्टर में। देन एक रिपोर्ट रिलीज की गई है किसके द्वारा, सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्लस अर्नेस्ट एंड यंग ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है, जिसका नाम क्या है, इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल सास ग्लोबल सास लीडर बनेंगे हम। तो सास क्या होता है, सास इज यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज सर्विस की तरह हम लीडर बनने जा रहे हैं इंडिया में, ये कह रहा है। तो हम हमारे देश में ये थर्ड नंबर पे आते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को प्रोवाइड करने में। पहले पे आता है यूएसए, दूसरे पे चाइना आता है, तीसरे पे हम आते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तरीका होता है। तो ये इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड दूसरे क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और टाइप है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस का एडवांटेज क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या है अपना ऐप बनवाना है, तो वो किसी एक ऐसी तो सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर एज ए वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या है उसको सर्विस की तरह प्रोवाइड करती है, वो उसको ऐप बना के दे देती है। इससे कोचिंग वाले को क्या फायदा होगा, उसके लिए वो क्या है उसके लिए टाइम बच जाएगा, एंड इससे ज्यादा एक्सपर्ट उस ऐप को बनाएंगे तो वो डाटा सेफ्टी भी रहेगी। इसके कारण क्या है उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, एंड इसके कारण क्या है एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, और स्पीड भी क्या है जल्दी से काम भी हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। देन नेक्स्ट है वो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ दिया हुआ है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ये इतना ही था इसमें। देन इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। एंड तो मेडिकल टूरिज्म में हम 10वें नंबर पे आते हैं, इंडिया इज इन 10th रैंक पे आते हैं मेडिकल टूरिज्म में। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स भी हैं, तो बहुत सारे कंट्री से आते हैं लोग यहाँ पे इलाज कराने, तो हम 10th नंबर पे आते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो मेडिकल टूरिज्म
एसोसिएशन ने एक टूरिज्म इंडेक्स रिलीज करता है, उसमें हम 10वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है? जीवीए में सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 9.1% कंट्रीब्यूशन है 2022-23 में। 9.1% सर्विस सेक्टर का जीवीए में कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? अंगटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में दिया होता है कि एफडीआई का वगैरह का डाटा सब इसमें दिया होता है। तो ये कहता है, ये इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया में हाईएस्ट एवर एफडीआई आया है। तो इंडिया में आज तक का सबसे ज्यादा एफडीआई कितना आया है? $84 बिलियन आया है। ठीक है, इंश्योरेंस में 74% एफडीआई इंडिया ने अलाउ कर दी है। ऑटोमेटिक रूट से कितनी इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी अलाउ कर दी है एफडीआई? 74%। एंड पीएसयूज जैसे कि एलआईसी वगैरह है, उसमें इंडिया ने 20% क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है 20%। इंश्योरेंस में 74% है, पीएसयूज में कितना है? 20%। ठीक है, निधि क्या है? निधि इज नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। तो ये जो होटल्स वगैरह है उसमें कितने रूम्स वगैरह हैं, इसके सारा डेटा इसमें दिया हुआ है निधि में। ठीक है, साथ ही क्या है? तो साथी का भी संबंध इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी है। इसमें क्या है? उनको ट्रेनिंग दी गई थी कोविड के दौरान, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे करना है उनको होटल्स वगैरह में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कोरोना की कोविड की मार रही है वो स्लो डाउन हुआ है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री से हुआ है। तो इंडिया इज अमंग टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर में आते हैं। इंडिया इज अमंग टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर में आते हैं। एंड जो सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में, कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में हमारा शेयर है वो इंडिया का ग्लोबल शेयर में कितना है? 4% है। ग्लोबल सर्विसेज में 4% शेयर है हमारा। ठीक है, देन ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जेएलएल रिलीज करता है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जेएलएल के द्वारा रिलीज किया जाता है। धारनी एंड महारेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी ये होता है। ठीक है, इसका प्लेटफॉर्म का इसका संबंध किससे है? रियल एस्टेट से है। धारनी एंड महारेरा प्लेटफॉर्म का संबंध है रियल एस्टेट से। ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है? ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड पे एफआईएस रिलीज करता है इसको। वर्ल्ड पे एफआईएस ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। को लेंडिंग मॉडल क्या होता है? को लेंडिंग मॉडल, इसमें क्या है? दो लोग मिलकर लेंडिंग करते हैं। इसमें बैंक एंड एनबीएफसी जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, वो दोनों मिलके क्या है? लेंडिंग करते हैं। बैंक के पास पैसा होता है यानी कि लिक्विडिटी होती है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है उसके पास रीच होती है यानी कि कस्टमर्स होते हैं और उनके बारे में जानकारी होती है। तो ये दोनों मिलकर को लेंडिंग मॉडल है, ज्यादा एफिशिएंट ये काम करता है हाउसिंग सेक्टर में। देन अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर, तो ये एक एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, जो कि अपने कस्टमर्स के अकाउंट का डेटा इकट्ठा करती है। तो इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर। किसी भी बैंक का यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो इन कंपनीज के पास जाते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इसके लिए हमें कंसेंट की जरूरत पड़ती है। तो इनको क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर कंपनी को यूजर के कंसेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बिना नहीं कर सकते। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होती है? एक एनबीएफसी होती है जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स टू एनी बिग कंपनी और एनी अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसको रेगुलेट किया जाता है। अकाउंट एग्रीगेटर को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है इसको, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड को बनाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर इसको बनाया गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ये आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर इसको आया है। तो उसी के अंदर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड को बनाया गया है। तो नेशनल ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड ये काम करेगी। ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटाइजेशन का काम करेगी। इससे जो भी रिलेटेड इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोसेस है उसको क्या करेगी? ये डिजिटाइज करेगी। तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन का काम करेगी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन कौन करेगी? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तो इसने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है इसके लिए। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन प्लेटफॉर्म किसका है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, जो कि काम करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। तो धन्यवाद, ये हमारा था इससे रिलेटेड पोर्शन सर्विस सेक्टर का।